उदासीन हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। हमें पता है अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तब आपका लवण बनता है। आज हम लवण में ही आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आज ही ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट जो लवण होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है और आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने यहाँ से, मतलब पूरी संभावना है कि इस चैप्टर से आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। तो अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ भी समझ नहीं आएगा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर डाउट का, हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका सारे जो आपके लवण हैं जो इंपॉर्टेंट, उसको देखेंगे। उससे पहले मैंने लास्ट में आपको बताया था कि NaCl, लास्ट वीडियो आप इससे पहले वाली देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि NaCl जो है, जो सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम साधारण नमक बोलते हैं, वो कैसे बनता है। हमने उसकी प्रकृति को भी देखा था और वो बनता कैसे है ये भी देखा था, ठीक है। NaCl आपका कैसे बनेगा, जब आपका NaOH क्या है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रबल क्षार है। ये समीकरण मैं लिखवा चुकी हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। प्लस आपका HCl जो आपका प्रबल अम्ल है, आपस में क्रिया करते हैं तब आपका NaCl बनता है, तब आपका जो लवण बनता है वो NaCl बनता है, साथ में H2O निकल जाता है। NaCl उदासीन प्रकृति का होगा, क्यों? क्योंकि आपने देखा कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ने क्रिया की है और हमने पढ़ा है जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, जिससे जो लवण बनता है वो आपका कैसा बनता है, उदासीन बनता है। इसलिए जो NaCl की जो आपका प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। हमने पहले NaCl की बात क्यों की, क्योंकि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें NaCl की बहुत अच्छी भूमिका है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे आपका NaOH का निर्माण, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके निर्माण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस अभिक्रिया को आपको डायग्राम भी आपके NCERT में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट आपको दिखाई देगा डायग्राम में, वो हम आगे देखेंगे। इसको आप बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, या इंग्लिश में आप बोलेंगे क्लोर एल्कलाई रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया का वर्णन कीजिए, तो आपने अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हो सकता है आपने 9th में अच्छे से साइंस को नहीं पढ़ा हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम लगे, लेकिन चीज़ें करते 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 आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो पैनिक नहीं होना है, अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। क्या देखेंगे हम, NaOH का निर्माण देखेंगे, जो कि क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण देखेंगे, जो कि एक लवण है। इस प्रक्रिया को आप बोलते हैं, इस जो प्रोसेस है उसको आप क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसके लिए सबसे पहले आपने जो लेना है वो लेना है एक कांच का बर्तन, कांच का बर्तन, ग्लास, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रोडों को लेना है। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, एनोड होता है और कैथोड होता है, ठीक है। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कैथोड होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। उसमें आपने क्या करना है, जो NaCl जो हमने बनाने की विधि देखी थी, उस NaCl का जलीय विलयन लेना है। जलीय विलयन जब आप उसमें लेंगे, आपको पता है कि NaCl जब जलीय विलयन में जाता है तब क्या करता है, वो अपना क्या करेगा, आयन बनाएगा। और जल है, जल के भी आयन बनेंगे, आपको पता है जल के भी आयन बनने हैं, तो वहां पर अब क्या होगा, आयन बनेंगे। देखिए इस चीज को समझिए, ये है आपका, आपने एक कांच का बर्तन लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड बनाए, जिसमें आपका एक एनोड है जो पॉजिटिव साइड है और एक कैथोड है जो निगेटिव साइड है। NaCl का विलयन, जलीय विलयन यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शन, ये समीकरण क्या है, जब आपने देखा यहाँ पर क्या बनेंगे, आप कहीं ना कहीं देखेंगे यहाँ पर आपके आयन बनेंगे। यहाँ पर क्या बनेंगे, आयन बनेंगे, सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस। यहाँ पर क्या बनेगा आपका जल में, H प्लस OH माइनस। अब आपका जो HCl है, आपने यहां से ये नहीं करना है कि HCl आपने अभिक्रिया करा देनी है, ठीक है। यहां पर समझना है क्लोर क्षार अभिक्रिया में आपका NaOH आपस में अभिक्रिया करके आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, जिसके हम निर्माण की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपका क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है।
इसीलिए आप इसके नाम से देख सकते हैं, आप पढ़ रहे हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर का मतलब यहाँ पर क्लोरीन से है, क्षार आपको पता है आप किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि आपने क्या बना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस बनी। ये अभिक्रिया आपने दिमाग में एज इट इज ही रखनी है। यहाँ पर अगर हम इस अभिक्रिया के संतुलित करने को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे सोडियम यहाँ पर एक है अभिकारक की तरफ, आपके उत्पाद में भी एक है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन को अगर आप देखिए, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, वहां पर 1 है, तो यहाँ पर उसको 2 करने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे उसको। यहाँ पर आप देखेंगे कि सोडियम यहाँ पर 2 हो गए हैं, तो यहाँ पर भी आप 2 से गुणा करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं, कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। फिर आप यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूना 4। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। ये है आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको आपने ऐसे ही ध्यान रखना है, ऐसे ही याद रखना है। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बन गया, इसका निर्माण हो गया। क्या क्या बना आपका, जो आपका सोडियम क्लोराइड है उसने क्या बनाया, आपका सोडियम क्लोराइड ने जब जलीय विलयन उसका आपने लिया, वहां पर आयन बने, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बना, फिर क्लोरीन गैस बना और हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे यहां से आपका निष्कासन हो जाएगा, बाहर जो निकलेगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। अब यहाँ पर आपको 2 साइड दिखाई दे रही हैं, आपको एक साइड दिखाई दे रहा है एनोड और दूसरी साइड आपको दिखाई दे रहा है कैथोड। उसी तरीके से आप अपनी जब एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको उसके निष्कासन के लिए दे रखा है। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके से बनाएंगे तब आप देखेंगे जो एनोड है, अच्छा आपको पता है जो प्लस प्लस, जो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, धनात्मक धनात्मक होंगे, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और जो अपोजिट चार्ज वाले होते हैं, मतलब जो प्लस होगा और माइनस होगा, धनात्मक और ऋणात्मक, वो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन गैस कहां से, किसके वहां से जाएगी, तो यहां से कैथोड से जमा होते हुए आप देखेंगे पॉजिटिव है, यहां पर आपको पता है H+ आयन होते हैं। जब यहां पर आप देखेंगे ये कैथोड में जमा होते 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 इस तरीके से जाते जाते ये क्या करता है, आपका H2 गैस बनाता जाता है और यहां से इस तरीके से इसका क्या होता रहता है, निष्कासन होता रहता है यहां से H2 गैस के लिए। और यहां से क्लोराइड आयन का आप देखेंगे तो उसका भी यही है, क्लोराइड आयन, ऐसे बहुत सारे क्लोराइड आयन आते रहते हैं, वो आपस में मिलकर क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं और वो भी उसका क्या है, यहां से निष्कासन होता रहता है। ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना। ये आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से डायग्राम दे रखा है। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया समझ आई। अब आप देखिए जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका देखेंगे कि आपका उपयोग क्या है। तो उपयोग यहाँ आपको दिखा रखे हैं, साबुन एवं अपमार्जक के रूप में। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो क्षार होते हैं आपका, उसमें आपने देखा था कि क्षार में आप देखते हैं कि क्या होती है, साबुनिक आपका जो सोपी उसका क्या होता है, फील होता है, मतलब आप उसका जो स्पर्श होता है वो साबुन के जैसा होता है। तो मतलब इसका निर्माण किस में होगा, आपके साबुन एवं अपमार्जक बनाने में इसका यूज होगा, कागज बनाने में इसका यूज होता है, कृत्रिम फाइबर बनाने में यूज होता है, और प्रयोगशालाओं में तो हमें पता है जो लैब होते हैं उनमें आपका NaOH यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसी अभिक्रिया में आप देखें दूसरी भी चीज का निर्माण हुआ है जो कि क्या है, आपकी क्लोरीन गैस। तो अगर हम यहाँ पर क्लोरीन गैस के उपयोगों को देखें, क्लोरीन गैस का उपयोग, तो यहाँ पर जो उपयोग होगा सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, आप देखेंगे कीटनाशक के रूप में। क्या होता है, कीटनाशक के रूप में, जैसे जल वगैरह में अगर कोई भी अशुद्धि हो तो उसको प्योर करने के लिए आपका कीटनाशक के रूप में होता है, आप लिख सकते हैं इसको। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे, इसका उपयोग देखेंगे, वो है आपका विरंजक चूर्ण के निर्माण में। आगे हम बात करेंगे विरंजक चूर्ण के निर्माण में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण के निर्माण में। थर्ड अगर आप उपयोग देखेंगे तो क्लोरीन गैस का जो उपयोग है आप देखेंगे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसको, उसके निर्माण में भी होता है, या फिर आपका PVC जो पॉलीवेनाइल क्लोराइड है उसके निर्माण में भी आपका किसका होता है, क्लोरीन का उपयोग होता है।
दो उपयोग पता चले। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं आपके हाइड्रोजन गैस के उपयोग। तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस का उपयोग। वहां पर आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा जो हाइड्रोजन है, आपको पता है ईंधन के रूप में उसका यूज किया जाता है। ईंधन के रूप में आप हाइड्रोजन गैस का रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर खाद वगैरह बनाने में भी आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका विरंजक चूर्ण, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण या फिर क्या बोलते हैं आप? ब्लीचिंग पाउडर। किसी भी चीज को ब्लीच करने के लिए समझ आ रहा है, ब्लीच हम समझते हैं। अगर ब्लीच वर्ड का एक हम मतलब समझें तो ब्लीच का मतलब होता है बहुत सारे रसायनों से मिलकर कोई चीज बनी होती है, और किसी चीज को ब्लीच करने के लिए मतलब साफ करने के लिए एकदम उसका कलर ही उड़ जाएगा। अगर आप देखेंगे आप किसी चीज को ब्लीच करते हैं तो उसका कलर उड़ जाएगा, रंग उसका खत्म हो जाएगा। तब किसी भी चीज की साफ सफाई के लिए आप ब्लीच करते हैं। ठीक है, फेस पर भी लोग ब्लीच करते हैं, तो चेहरे की साफ सफाई के लिए गंधक जो जमा होती है उसके लिए करते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो विरंजक चूर्ण होता है, अगर सबसे पहले हम इसका सूत्र देखें तो वो है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये है आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र। इसको आप क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनाना कैसे है इसको आप ये देखते हैं। सबसे पहले ये बनता कैसे है? सूत्र ये रहा विरंजक चूर्ण का। अब ये बनता कैसे है इसकी विधि को देखेंगे। देखिए आपका यहाँ पर आप देखेंगे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या है? आपका बुझा हुआ चूना। हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। आपका क्लोरीन जो गैस बनी थी, अभी आपने देखा था जो क्लोरीन है वो गैस आप देख सकते हैं। क्लोरीन का भी बहुत ज्यादा यूज है, तभी हमने देखा था विरंजक चूर्ण बनाने में हमने वहां पर लिखा हुआ भी है कि जो क्लोरीन गैस का उपयोग होता है, क्लोरीन का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है? ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, विरंजक चूर्ण के निर्माण में। जब आप इसको आपस में ट्रीट करते हैं तब आपका बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तब आपका क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, और प्लस आपकी जो गैस निकल जाएगी वो होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंसिंग को अगर आप देखें तो बैलेंसिंग देखेंगे, यहाँ पर क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ पर भी 2 ही अणु है, कैल्शियम एक है। हाइड्रोजन का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी आपको 2 दिखाई दे रहा है। और ऑक्सीजन को आप अगर देखें तो 1 ऑक्सीजन है, आपको वहां पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 ही ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन आपका यहाँ है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो चीजों को देखते हैं कि आपका जो बनाने की विधि थी उस चीज को हमने समझ लिया, बनाने की विधि को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर उपयोग अगर देखें तो उपयोग क्या होगा आपका? अभी देखा जो वस्त्र उद्योग वगैरह जो होता है उसमें आप साफ सफाई में, मतलब अगर आपको किसी को भी कोई कपड़ा बनाना है, कोई वस्त्र बनाना है, तो पहले जो होगा उसकी साफ सफाई होगी। तो उसी चीज में आप लिख सकते हैं वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के लिए विरंजन के लिए। देखिए सबसे पहले वस्त्र उद्योग में आपने देखा सूती एवं लिनन जो आपका है उसके विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में उसका आप देखेंगे लुगदी में, कागज की लुगदी में। अब ये क्या है? देखिए कागज आपको दिखाई देता है कि व्हाइट कलर का है, लेकिन लकड़ी तो व्हाइट कलर की नहीं है, इसलिए उसका विरंजन किया जाता है, उसके कलर को उड़ाया जाता है। ठीक है, फिर लॉन्ड्री में साफ सफाई के, कपड़ों की साफ सफाई के लिए। फिर देखेंगे दूसरा रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में। फिर है तीसरा उपयोग आप देखेंगे पीने वाले जल को शुद्ध करने में आपको पूछा जाता है किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बेकिंग सोडा। क्या है आपका? बेकिंग सोडा है, जिसको आप नॉर्मली खाने का सोडा बोल सकते हैं। क्या है आपका? बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा, या आप लिख सकते हैं खाने का जो सोडा होता है उसको आप बेकिंग सोडा बोलते हैं। और इसका जो नाम है वो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है। सूत्र क्या होगा? सूत्र है आपका NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ये आपको पता है कार्बोनेट है, ये रहा सोडियम और ये रहा हाइड्रोजन। तो सीधे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, जिसको आप सामान्यतः क्या बोलते हैं? खाने का सोडा भी बोलते हैं। बनाने की अगर हम देखें इसको बनाया कैसे जाता है, तो देखिए NaCl, इसके लिए क्या जरूरी है? NaCl आपका, वाटर जरूरी है आपका, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है, और फिर आता है आपका अमोनिया गैस जरूरी है। क्या बनता है आपका अमोनियम क्लोराइड बनता है, और प्लस आपका क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमें यही तो बनाना है। लेकिन आप अभिकारक देखेंगे तो अभिकारक यहाँ पर बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको NaCl की जरूरत है, तभी हमने स्टार्टिंग में NaCl के बारे में बात की थी। आपको यहाँ पे वाटर की जरूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, और आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? अमोनिया की जरूरत पड़ेगी। उत्पाद जो बनता है वो आपका बनता है अमोनियम क्लोराइड, लिखें आप इसके नाम को, और बनता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर जिसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। उपयोग अगर आप देखें तो उपयोग आप लिख सकते हैं एंटासिड प्रति अम्ल बनाने में। एंटासिड क्या है? प्रति अम्ल बनाने में यूज किया जाता है। एंटासिड प्रति अम्ल हमने एक और का क्या देखा था आपका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो क्या है आपका? प्रति अम्ल बनाने में यूज होता है। मतलब जब उसको बनाया जाएगा तब इसकी कुछ मात्रा आपको वहां मिलेगी। तो उसी तरीके से आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी वही काम करता है, प्रति अम्ल बनाने में इसका यूज किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशमक में, और फिर आप देखेंगे बेकिंग पाउडर बनाने में। सोडा अम्ल अग्निशमक में अगर आप देखें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने पढ़ा था, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। इन अभिक्रियाओं को शुरू से देखना, सभी चीजें बता रखी हैं। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कोई अम्ल क्रिया करता है तब आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? आग बुझाने का काम करती है। इसीलिए आप बोल रहे हैं कि अग्निशमक के रूप में, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने में आप देखेंगे खाने का सोडा हम इसको इसलिए बोलते हैं, घर में भी यूज करते हैं चीजें, तो वहां पर ये खाने को जल्दी पकाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, अब उसको देखते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, वो है आपका एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी बुक में दे रखी है कि अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म करने की अभिक्रिया आपने बतानी है, क्या होता है। देखिए जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने की अभिक्रिया, आप इसको लिख सकते हैं, ये है आपका गर्म करने का प्रतीक। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप गर्म करते हैं तब आप देखेंगे आपका क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है, प्लस आप देखेंगे H2O बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। H2O बनता है प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। तो ये है आपकी गर्म करने की अभिक्रिया, आप लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने की अभिक्रिया। गर्म करने की अभिक्रिया आपकी बुक में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभिक्रिया। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब हम बात करेंगे धोने का सोडा या फिर वॉशिंग सोडा, जिसको आप बोलते हैं धोने का सोडा या फिर वॉशिंग सोडा। धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, जिसको आप क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। सूत्र क्या होगा?
नॉर्मल होगा Na2CO3, लेकिन यहाँ पर आपको 10H2O भी मिलेगा। मतलब इसके क्रिस्टल में आपको क्या जल के भी कुछ अणु देखने के लिए मिलेंगे, इसीलिए इसको आप क्या बोलते हैं, सोडियम डेका आपका हाइड्रेट, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, आपका क्या बोला जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। यह है आपका सूत्र, ठीक है। बनाने की अगर हम विधि देखें, इसको बनाया कैसे जाता है, तो यहाँ पर अभी हमने देखा था सोडियम आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने क्या किया था, गर्म किया था, तब आपका क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट बना था। नॉर्मली हम यही लिखते हैं, यही आप उसका सूत्र, आप ये भी हो सकता है, लेकिन ये हमने ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होते हैं, जल के कुछ अणु भी होते हैं, प्लस आपका जल बना था और क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। यहां पर क्या था, अभी हमने देखा था सोडियम बाइकार्बोनेट को वहां पर गर्म किया था, तब आपका क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट बना था और आपका जल बना था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। ठीक है, लेकिन इस अभिक्रिया को अगर कंप्लीट करें तो देखें, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें ये नहीं मिला है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया किसके साथ होगी, 10H2O के साथ होगी। यहाँ पर 10 जुड़ रहा है ना, तब आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, जिसको आप सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, डेका समझ आ रहा होगा, डेका का मतलब 10 से होता है। ठीक है, अब इसको अगर आप देखें उपयोग, इसके उपयोग जो है सोडा आपका, वो आप लिख सकते हैं कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में, आपका बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में। बोरेक्स जो है इसका सूत्र बहुत अच्छा खासा होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो आप उसमें देख सकते हैं, आपको वहां पर सोडियम मिलेगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे घरों में साफ सफाई के लिए या फिर जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। हम बात करेंगे आगे कि जल की स्थायी कठोरता और जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो किस कारण होती है और उसको कैसे दूर किया जाता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्रिस्टलन का जल, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्रिस्टलन का जल, क्या लिखेंगे, क्रिस्टलन का जल। ठीक है, जो चीजें मैं आपको बोलती हूँ कि आप लिख लीजिए, उसको आप लिख लीजिए। यहाँ पर मैं इतने टाइम तक अगर लिखूंगी उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, तो मैं बोल रही हूँ तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं, आपको एक एक्टिविटी भी दे रखी है, लेकिन आप इसमें लिखें लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा आपका सोडियम कार्बोनेट का आपका क्या था, वहां पर 10H2O दिखाई दे रहे थे, मतलब निश्चित है, ऐसा नहीं है कि आप इसको 8 लिख दें, 7 लिख दें, ऐसा नहीं है। कॉपर सल्फेट को आप देखते हैं तब आपको .5H2O करना होता है। मतलब किसी भी सूत्र में आपको जो जल के क्रिस्टल हैं उनका एक निश्चित दिखाई देगा नंबर, कि वो एक निश्चित नंबर में है, तब क्या होता है, यही चीज है आपका क्रिस्टलन का जल। आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आप क्या करें, जो आपका कॉपर सल्फेट होता है, अच्छा कॉपर सल्फेट को आप नॉर्मली क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, मैंने बता रखा है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। जब आप इसको गर्म करेंगे तब आपको क्या दिखाई देगा कि उसका जो रंग है वो आपको वाटर भी दिखाई देगा, कि ऊपर आपको जाता हुआ पता चलेगा कि भाप जैसा बन रहा है, उसका कलर फीका हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको फिर से उसमें पानी डालेंगे तो वो कलर क्या होगा, डार्क हो जाएगा। मतलब ये आप देखेंगे कि उसको नमी नहीं दे रहा है, लेकिन वो उपस्थित है, वहां पर क्या है, उपस्थित है, क्रिस्टल बनाने में हेल्प कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इंपॉर्टेंट उदाहरण की तरफ बढ़ रहे हैं, आपसे ये अभिक्रिया पूछी जा सकती है। जैसे कि अगर आप देखें, जो कॉपर आपका सल्फेट है, आपका कैल्शियम, मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं, आपको उदाहरण के बताया कॉपर सल्फेट, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं जिप्सम के उदाहरण पर। यह है आपका कैल्शियम सल्फेट
2H2O। ये क्या है? आपका जिप्सम है। ये है आपका जिप्सम है। जब आप इसको गर्म करते हैं, आपको टेम्परेचर भी पूछा जाता है, गर्म करते हैं कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप 373 केल्विन आप इसको बोल सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब ये आपका कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O और प्लस आपका जो 1.5 जो H2O हो, जिसको आप 1.5 बोलते हैं, वो अलग हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपने गर्म किया है, इसको टेम्परेचर मिला। जो ये आपका कैल्शियम सल्फेट है, इसको आप बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। या फिर आप इसको देख सकते हैं, जो कैल्शियम सल्फेट जिसमें आपको 2H2O दिखाई दे रहा है, आप इसको बोलते हैं जिप्सम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको आप बोल सकते हैं कैल्शियम हेमी सल्फेट, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। या इसकी अपोजिट रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, जब आपका कैल्शियम सल्फेट जो आपका हाफ H2 है, जिसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल रहे हैं, उससे आपको जिप्सम बनाना है, तब आप क्या करेंगे? उसकी रिएक्शन कर देंगे हाफ H2O से, तब आपका क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट 2H2O, जो कि क्या है? आपका जिप्सम बन जाएगा। दोनों ही जो रिएक्शन है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हाफ दिखाना इतना जरूरी भी नहीं है, ठीक है? आपका क्या है? दोनों ही रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस आप कैसे बनाएंगे, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनाएंगे। दोनों आपको सूत्र पता होने चाहिए और दोनों ही आपको समीकरण पता होनी चाहिए। उपयोग आपको पता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आप देखेंगे तो जो प्लास्टर आप देखते हैं, हड्डी टूट जाती है, तब आपको प्लास्टर किया जाता है उसको स्थिर करने के लिए, तो हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। दीवारों को चिकना करने के लिए पुट्टी वगैरह ये सब जो चीज़ें की जाती हैं उसमें मिलाया जाता है। या फिर आप देखते हैं खिलौने आदि भी बनाए जाते हैं। वाइट कलर के आपको खिलौने वगैरह दिखते हैं, उस पर पेंट वगैरह किया जाता है, वो सब किसके बने होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। तो अपोजिट है, जिप्सम से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना सकते हैं। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर आप जल से फिर से अभिक्रिया करेंगे, तब आपका जिप्सम बन जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, जिसमें क्या है? निश्चित आपको दिखाई दे रहा है ना, निश्चित। ये इसको भी आप क्रिस्टलन के जल का उदाहरण देख सकते हैं। और दूसरा क्या है आपका, जो उससे बनेगा, आपका क्या बनेगा? जब आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, जिसको आप शॉर्ट में POP भी बोलते हैं। और क्या है उसका सूत्र? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, जिसको आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। और हाफ H2O क्या है? अलग हो जाएगा। उसी तरीके से उसकी अपोजिट रिएक्शन अगर आपको जिप्सम बनाना है, तब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल से कराएंगे, तब आपका जिप्सम बन जाएगा। दोनों ही अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है और इसमें आपने देखना है कि दोनों अभिक्रियाएं आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उपयोग आपको मैंने आपको बताया, खिलौने आदि बनाने में किया जाता है, हड्डी को जोड़ने में किया जाता है, या फिर जो दीवारें वगैरह जो पेंट की जाती हैं, POP का काम बोलती हैं उस तरीके से कि वो किया जाता है, तो वो सारे काम भी आपका इनसे किया जाता है, ठीक है? मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।